Hello dear friend, so now we are going to discuss our next topic of the French Revolution। अभी पहले जो हमने किया था चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लुई 16 है उसके बारे में और बास्टाइल अटैक के बारे में। तो आज हम करने वाले हैं देयर आर मैनी रीज़न बिहाइंड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड स्पेशली द मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल, तो उसके बारे में हम करेंगे। तो बेटा बुक आप पे आ जाओ, पेज नंबर 8। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन मीन्स व्हाट वर द रीज़न बिहाइंड द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। किन कारणों की वजह से फ्रांस की जो क्रांति है वो फूट पड़ी, ठीक है। अब उनमें से जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि मेनली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया, उनका बहुत खर्च हो रहा तो उसको कवर करने के लिए लुई 16 ने क्या किया, वो टैक्स बढ़ाना चाहता था। बट फ्रांस में उस टाइम ये सिस्टम था कि अकेला मोनार्क ही टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उससे पहले उसको एस्टेट जनरल की मीटिंग लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो 3 एस्टेट के बारे में आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो आप पेज नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। सो लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीज़न यू हैव लर्नड इन प्रीवियस सेक्शन, कि उसको टैक्स बढ़ाने थे। सो हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, तो वो इनको कैसे कर सकता था, वो जो टैक्स बढ़ाना चाहता था वो उनको कैसे बढ़ा सकता था। सो इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिडंट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, यानी जो कर हैं टैक्सेस हैं उनको बढ़ाने की जो पावर थी वो अकेले तानाशाह के पास नहीं थी, ठीक है। So rather he had to call a meeting of States General which would then pass his proposal of new taxes। अब करना क्या है, अब उसको क्या करना है, न्यू टैक्सेस लगाने हैं, ठीक है। अब न्यू टैक्सेस लगाने हैं और जैसे कि आपको बताया अकेले उसके बस में नहीं था नए टैक्सेस को लगाना। सो उसको क्या करना था, पहले स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी थी, ठीक है। तो स्टेट जनरल की मीटिंग का मतलब क्या था, अभी जैसे हमने किया लास्ट वीडियो में, एक क्या था फर्स्ट स्टेट, एक था सेकंड स्टेट और एक क्या था थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में कौन थे, क्लेर्जी, यानी कि पादरी वर्ग, जो चर्च में बिशप्स होते हैं, पादरी होते हैं, जो वहाँ के सारे धार्मिक कर्मकांड को करवाते हैं। सेकंड में आते थे नोबल्स, यानी कि कुलीन या लैंडलॉर्ड, और थर्ड में कौन आते थे, बाकी रेस्ट, यानी कि बाकी बची हुई जो आम जनता, जिसमें किसान से लेकर और अमीर व्यापारी तक, वो सभी थर्ड स्टेट में आते थे। तो होता क्या था, स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी उसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्लर्जी से जाएंगे यानी फर्स्ट स्टेट से जाएंगे, कुछ नोबेल से जाएंगे यानी सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, और कुछ रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट से जाएंगे, ठीक है। तो वो तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठेंगे, उस मीटिंग में चर्चा होगी, फिर वोटिंग होगा, उसके बेस पे ही किंग अपना फैसला फाइनलाइज करेगा। So the State General was a political body to which the 3 states sent their representatives. So however the monarch alone could decide when to call a meeting। हालांकि मीटिंग बुलाने की पावर जो थी वो राजा के पास ही थी कि कब बुलानी है। इसी वजह से जो लास्ट मीटिंग हुआ था वो 1614 में हुआ था। 1614 के बाद अगली मीटिंग कब बुलाई गई, 1789 में। तो आप देखो कितना समय बाद वो मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि ये पावर फ्रांस के राजा के पास ही थी कि मीटिंग बुलानी कब है, ठीक है। तो एक बहुत लंबा समय बीत गया था जिसमें कि मीटिंग बुलाई नहीं गई थी। सो नाउ ऑन 5 मई 1789, 5 मई 1789 को मीटिंग जो थी वो बुलाई गई थी। सो लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। तो अपना जो करों में बढ़ाने का या नए कर लगाने का जो प्रस्ताव था उसको देने के लिए उसने क्या किया, मीटिंग को बुलाया। एंड रिस्प्लेंडेंट होता है बहुत ही अच्छा, चमकीला, शानदार। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegate।
और वर्साई के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया जो कि बहुत ही शानदार हॉल था, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव आने वाले थे उनके लिए। And the first and second estate sent 300 representatives each who were seated in row facing each other on two sides। तो हुआ क्या, जब वो मीटिंग स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट एस्टेट से कितना रिप्रेजेंटेटिव गए 300, सेकेंड एस्टेट से भी कितने गए 300, बट थर्ड एस्टेट जो था वो बड़ा एस्टेट था, ज़्यादा जनता तो उसी में थी, तो यहाँ से मेंबर जो गए वो 600 गए थे, ठीक है। So the third estate who were seated in row facing each other while the 600 members of third estate had to stand at the back। तो हुआ क्या, जब वो जो मीटिंग हुई, अब उन्होंने क्या किया, एक तरफ तो यहाँ मान लो क्लेर्जी बैठ गए, ठीक है, इस तरफ, और इनके सामने ऐसे ही पंक्तियों में नोबेल्स बैठ गए, ठीक है, और यहाँ पीछे जो था वो थर्ड स्टेट के मेंबर को खड़ा कर दिया गया, ठीक है, यानी थर्ड स्टेट के मेंबर के लिए बैठने की जो व्यवस्था है वो नहीं की गई थी, उनको खड़े रहना पड़ा। The third estate was represented by its more prosperous and educated members। हालांकि जो थर्ड स्टेट था उसके अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। Peasants, artisan and women were denied entry to assembly। तो उसमें हुआ क्या कि जो पीजेंट्स यानी किसानों को, वीमेन महिलाओं को, आर्टिजन्स जो कारीगर होते हैं, छोटे मोटे काम करने वाले लोग होते हैं, उनको वहाँ एंट्री नहीं दी गई थी। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them। तो ठीक है, उनको यानी गरीब लोगों को, पीजेंट्स को, महिलाओं को नहीं आने दिया गया अंदर वहाँ हॉल में, बट उनकी जो डिमांड्स थी, उनके जो अर्जियाँ थी, लगभग 40,000 लेटर थर्ड स्टेट के लोग अपने साथ उनके लेकर आए थे, जो कि उनकी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। So voting in the estate general in the past had been conducted according to the principle of each state had one vote। अब पहले का सिस्टम क्या था, वेदर यहाँ पे 300 मेंबर है, यहाँ भी 300 है, ठीक है, यहाँ 600 है, बट पहले का जो वोटिंग प्रिंसिपल क्या था, यानी फर्स्ट स्टेट का भी एक वोट है, सेकंड स्टेट का भी 1 वोट है, थर्ड स्टेट का भी 1 वोट है, ठीक है, यानी चाहे यहाँ कितने भी हों, यहाँ भी कितने हो, यहाँ भी कितने हो, बट तीनों का वोट एक ही होगा, यानी एक वोट फर्स्ट स्टेट, एक वोट सेकंड, एक वोट थर्ड। तो ऐसे में होता क्या था, ये 2 वोट जो होते थे ये किंग के फेवर के होते थे, ठीक है, ये राजा को फेवर कर देते थे हर हालत में। तो ऐसे में कोई ज़्यादा स्टेट जनरल की मीटिंग का वैल्यू नहीं रह जाता था। सो दैट्स वाई नाउ दिस टाइम थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट ईच पर्सन ईच वोट, यानी हर बंदे का वोट होना चाहिए। सो दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। हालांकि इस बार भी लुई 16 वही पहले वाला ही सिस्टम लगाए रखना चाहता था, बट मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। तो इस बार थर्ड स्टेट ने क्या डिमांड किया कि अब की बार जो वोटिंग होगी वो पूरी असेंबली की होगी और पर पर्सन वोटिंग होएगा। This was one of democratic principle put forward by philosopher like Rousseau in his book The Social Contract। तो कल मैंने आपको 2-3 बुक्स बताई थी, जिसमें से एक थी The Social Contract। Social Contract was written by Rousseau। तो रूसो ने अपने बुक में यही आइडिया जो था वो दिया था, भाई 1 पर्सन 1 वोट, यानी हर व्यक्ति का एक ही वोट होना चाहिए, ठीक है। When the king rejected this proposal, member of third state walked out of the assembly। अब राजा को ये जो आइडिया था पसंद नहीं आया, और पसंद आना भी नहीं था, कहाँ तो ये 2 वोट लेके उसका सारा काम चल जाता। अब अगर पर पर्सन वोटिंग होती तो 1200 वोट कंट्रोल करना उसके लिए आसान थोड़ी था। तो इसीलिए उसने क्या किया, वो आइडिया जो था कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, भाई ये नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने प्रोटेस्ट में वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट बोले तो वो हॉल से बाहर चले गए, ठीक है, विरोध में। So the representative of third state viewed themselves as spokesperson for the whole French nation।
अब जो थर्ड स्टेट था, आपको पता है ज़्यादा पॉपुलेशन तो थर्ड स्टेट में ही आती थी, इसीलिए वो जो 600 मेंबर्स गए थे वहाँ पे, उन्होंने अपने आप को पूरे फ्रांसीसी समुदाय को अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव माना, भाई हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऑन 20 जून, अब क्या हुआ, ऑन 20 जून 1789, अब वो मीटिंग कब हुई थी, स्टेट जनरल की मीटिंग हुई 5 मई, बट वहाँ पे बात नहीं बनी, वो वॉकआउट करके वहाँ से निकल गए हॉल से। तो अभी क्या हुआ, 20 जून 1789, 20 जून 1789 को वो फिर से इकट्ठा हुए थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। सो दिस टाइम दे गैदर्ड इनटू द टेनिस कोर्ट ऑफ वर्साई। तो इस बार वो क्या, वर्साई के अंदर एक टेनिस ग्राउंड था, वहाँ पर वो सारे इकट्ठा हुए। सो ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन ग्राउंड ऑफ वर्साई एंड दे डिसाइडेड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। उन्होंने अब जैसे उन्होंने अपने आप को क्या किया, पूरे फ्रेंच नेशन का अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव माना। सो दैट्स वाई दे फॉर्म्ड अ नेशनल असेंबली। उन्होंने क्या किया, भाई हम ही पूरे फ्रेंच नेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारे ही कही हुई बात जो होगी वो माननी पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली का गठन किया। सो ए नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड okay into the tennis court of Versailles when on 20th June 1789। ये important question है, ये 1 मार्क्स के, तो ये सारे आपको ध्यान रखने बच्चे। So they declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they draft a constitution। और उन्होंने वहाँ टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए, नेशनल असेंबली फॉर्म किया। वहाँ पे उन्होंने ये एक कसम खाई कि जब तक वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं बना लेंगे, उनमें से कोई भी नहीं इधर उधर होगा, ठीक है, कोई बिखरेगा नहीं। एंड दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। और वो जो कॉन्स्टिट्यूट होगा वो क्या करेगा, वो मोनार्क की पावर्स को लिमिटेड करेगा, यानी इन जो एक एब्सोल्यूटिज्म चलता था, यानी जो एब्सोल्यूट पावर्स थे किंग की, वो कंटिन्यू नहीं रहेंगे। सो दैट नेशनल असेंबली वॉज लेड बाय मिरेबियो। अब 2 लीडर है वहाँ पे, एक का नाम था एबेसिए। अब ये दो, हालांकि दोनों ही थर्ड स्टेट से नहीं थे, ठीक है। सो दे वर लेड बाय मिरेबियो एंड एबेसिए। एक का नाम क्या था, मिरेबियो, और एक का नाम था एबेसिए, ठीक है। दे वर लीडिंग नेशनल असेंबली, और वो किससे बनी थी, थर्ड स्टेट से, और ये दोनों ही थर्ड स्टेट के नहीं थे। तो इनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे, मिरेबियो वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। अब मिरेबियो जो था वो एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, ठीक है। बट उसको लगता था कि जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं, यानी जो सामंती व्यवस्था है, यानी कि जो किसान हैं वो एक बंदे को सारा टैक्स दें, उसके घर के काम भी करें, उसके खेतों में काम भी करें, सड़कें भी बनवाएं, भाई इतना भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उसने थर्ड स्टेट को सपोर्ट किया। सो मिरेबियो वॉज बोर्न इन ए नोबल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। He brought out a journal and delivered powerful speeches to crowd assembled at Versailles। तो उसने क्या किया है, कुछ अपने जर्नल होते हैं जिसमें अपने विचार उसने रखे, और उसने जो वहाँ नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ था वहाँ पर भी उसने अच्छे कुछ भाषण दिए थे। एंड एबेसिए ओरिजिनली ए प्रीस्ट, और एबेसिए क्या था, ये प्रीस्ट था, यानी ये पादरी था चर्च में। and wrote an influential pamphlet what was third estate, ठीक है। सॉरी, what is the third estate। तो what is the third estate किसके रिगार्डिंग, यानी इसके रिगार्डिंग ये लिखा गया था। So while the National Assembly was busy in the formation of constitution, अब जब नेशनल असेंबली संविधान बनाने में लगी हुई थी, फ्रांस की जो कंडीशंस थी वो इस ड्यूरेशन में ख़राब हो गई थी, ठीक है। सो द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथड विथ टर्मोइल यानी कि दंगे, ठीक है। बाकी जो फ्रांस था वो सारा दंगों में घिर गया। अ सेवर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट, द प्राइसेस ऑफ ब्रेड रॉज। अब क्या हुआ, ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से फसल खराब हो गई,
जिसकी वजह से जो ब्रेड है उसका दाम बढ़ गया, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे वहाँ के बेकर्स क्या करते थे, सप्लाई कम कर देते थे, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के लिए, दाम बढ़ाने के लिए। So often baker exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queue at the bakery, crowded of angry women stormed at the bakery shops. अब जब लोग घंटों से लाइनों में लगे हुए हैं ब्रेड लेने के लिए बेकरी के बाहर, और वहाँ पर भी नाटकबाजी चल रहा है, कभी किसी से रेट के लिए झगड़ा हो रहा है या सप्लाई बंद हो गई उन्होंने, यानी कि वो अपने अपने काला बाजारी के तरीका लगाते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और औरतों ने बेकरीज पे हमले शुरू कर दिए और वहाँ से ब्रेड जो है वो उठाकर वो ले जाने लगे। So at the same time the king ordered troops move into Paris, and on 14 July the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. अब यहाँ से कहानी जो स्टार्ट हुई है, ठीक है, यानी कि 14 जुलाई 1789, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी अब देखो, 5 मई को क्या किया गया, एस्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया। एस्टेट जनरल की मीटिंग में बात नहीं बनी, थर्ड एस्टेट ने जो डिमांड रखी थी वो डिमांड पूरी नहीं हुई, 1 वोट 1 वैल्यू की, ठीक है। तो थर्ड एस्टेट के मेंबर जो थे वो सब मीटिंग से बाहर चले गए। उन्होंने 20 जून को वर्साई के टेनिस ग्राउंड में इकट्ठा हुए और क्या फॉर्मेट किया, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली अनाउंस कर दिया, ठीक है। बट जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे थे, 14 जुलाई को क्या हुआ, फ्रांस के अंदर एक बड़े लेवल पे दंगा हो गया। दंगे पहले भी चल रहे थे, ठीक है, बट उस दिन क्या हुआ, हमला कुछ बड़ा ही हो गया, और मरता क्या ना करता, लोग जो थे उनके पास खाने पीने को चीज़ें नहीं थी, ब्रेड के दाम बढ़े हुए थे, सब लोग परेशान थे। तो ऐसी वजह से क्या हुआ था कि लोगों में एक बहुत ही डिससेटिस्फैक्ट्री एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, बड़ा ही असंतोष का माहौल हो गया। तो 14 जुलाई 1789 को इसीलिए लोगों ने क्या किया, बास्टाइल की जेल पर हमला कर दिया, ठीक है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बास्टाइल जेल के बारे में बताया था। तो यहाँ से ये एक स्टोरी आती है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग है। तो 14 जुलाई 1789 से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट माना जाता है। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. अब गांवों में ऐसी अफवाहें फैल गई दूर सभी गांवों में के जो मेनर है, मेनर किसको बोलते थे, पहले पूरा जो गांव होता था वो एक व्यक्ति की जागीर होती थी, तो उसको बोलते थे मेनर। उसी के अंडर सारे खेत होते थे, वहीं मेनर के घर के पास एक बड़ा चर्च बनता था जिसमें सारे गांव के लोग पूजा करने आते थे, ठीक है। तो गांव में क्या हो गया, एक अफवाह फैल गई। अफवाह क्या फैल गई भाई, जो मेनर हैं या लॉर्ड हैं उन्होंने पकी फसलों को बर्बाद करने के लिए कुछ इंतज़ाम किए हैं। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked चैटरिक्स। अब क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे यानी कि किसान थे, उनमें ये जो प्रॉब्लम था यानी कि बढ़ता ही चला गया और र्यूमर की वजह से लोग अग्रेसिव हो गए। अब उन्होंने मेनर्स के घरों पे या ऐसी बिल्डिंग्स पे क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी हमले करने शुरू कर दिए। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज। अब उन्होंने जो मेनर के घरों पे या जो लैंडलॉर्ड थे उनके घरों पे हमले शुरू कर दिए गरीब किसानों ने या गांव में जो किसान थे, और उन्होंने जो गोदामों में अनाज रखा हुआ था वो अनाज लूट लिया, क्योंकि वो अनाज स्टोर करके रखते थे ताकि महंगा होने पे बेचें, ठीक है। तो उन्होंने सारा अनाज वहाँ से लूट लिया, और जो डॉक्यूमेंट्स थे विच रिकॉर्ड द मेमोरियल ड्यूज़। मेमोरियल ड्यूज़ क्या होता था, जो यानी कि उनको ज़मीन के टैक्स देने हैं या उनका कोई इसी तरह के कर्जे जितने भी हैं, तो उसके जो पेपर थे वो पेपर उन्होंने जला दिए ताकि ना पेपर होगा, ना रिकॉर्ड रहेगा, ना उनको पैसा देना पड़ेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज। तो गाँवों में बहुत सारे जो मेनर्स थे या लैंडलॉर्ड थे अब उन्होंने भागना शुरू कर दिया, और कुछ जो है गाँवों से भागकर आसपास के देशों में चले गए जान बचाने के लिए।
So faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition of the National Assembly. तो जब मामला बढ़ता दिखा और बगावत ज़्यादा हो गई तो अभी लुई 16 ने जो वो नेशनल असेंबली बनी थी, ठीक है, इसको मान्यता दे दी। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसने जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेशनल असेंबली ने, ठीक है, जो कि किंग की पावर को लिमिट करता, तो उसने अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर लिया और अपनी जो पावर्स हैं उनको भी लिमिटेड कर लिया। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल ड्यू सिस्टम ऑफ ऑब्लाइगेशन एंड टैक्सेस। अब क्या हुआ, अब 14 जुलाई को अटैकिंग के बाद जो मामला था वो ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। फाइनली किंग ने क्या किया, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। तो अभी 4 अगस्त 1789 को जो वो नेशनल असेंबली पावर में आई थी, उसने एक डिक्री पास कर दिया। डिक्री बोले तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि अभी आगे से कोई भी फ्यूडल सिस्टम नहीं होगा, कोई भी किसान या कोई भी पर्सन किसी लैंडलॉर्ड को टैक्स नहीं देगा। ओके, सो मेंबर्स ऑफ द क्लेर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। अब आपको मैंने बताया था कि जो क्लेर्जी है यानी फर्स्ट एस्टेट, इनको भी बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे। पहली बात तो इनको टैक्स नहीं देना था। चर्च भी उस टाइम बहुत पावरफुल होते थे, ठीक है, चर्च का भी रूल चलता था एक तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, क्लेर्जीज को भी फोर्स किया कि वो उनके भी जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, उनको भी जो अधिकार मिले हुए हैं, विशेष अधिकार, वो भी ख़त्म हो। टाइथ वर अबॉलिश्ड एंड लैंड ऑन बाय चर्च वर कन्फिस्केटेड। और क्या किया ये क्लेर्जी यानी कि चर्च एक टैक्स लेता था, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट, क्या बोलते थे उसको, टाइथ। तो टाइथ क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और लैंड, जितना भी लैंड चर्च के अंडर था, वो सारा लैंड जो था नेशनल असेंबली ने अपने कब्जे में ले लिया। सो एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। तो इस तरह गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लीवर का जो अमाउंट था वो आ गया, ठीक है। तो ये क्या था, ये था स्टार्टिंग ऑफ नेशनल असेंबली, या उससे पहले स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जितना भी जो इवेंट हुआ है वो सारी बातें हमने इसमें डिस्कस की है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब वो मोनार्की कैसे बना है, करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं तो फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। तो अभी क्या हो कि जो राजा है उसने संविधान की जो शक्तियां हैं उसको मान लिया, उसके अकॉर्डिंग अब रूल शुरू हो गया। एंड नेशनल असेंबली ने भी अपने कुछ एक्शन ले लिए, फ्यूडल सिस्टम ख़त्म कर दिया, चर्च की पावर ख़त्म कर दी, लैंड जो थी वो सारी वापस ले ली, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 10th। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब फ्रांस जो था वो एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या हुआ, राजा भी है, संविधान भी है और एक नेशनल असेंबली भी है, ठीक है। यानी कि कोई भी अब एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। राजा की शक्तियों को, पावर को कंट्रोल करने के लिए नेशनल असेंबली अब बन गई थी, जो कि किससे बनी थी, 3rd स्टेट से। ओके, सो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, ठीक है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। हाउ फ्रांस वॉज बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो क्या हुआ, 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कंप्लीट हो गया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग concentrated in the hand of one person were now separated and assigned to different institution। अब जो पावर्स पहले एक ही पर्सन के हाथ में थी वो क्या कर दी गई, वो अलग अलग हिस्सों में बांट दी गई। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में भी पहले बताया था कि जो बुक लिखी गई थी उसमें मॉन्टेस्क्यू ने बताया था कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों अलग अलग होने चाहिए। ये सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के पास नहीं होने चाहिए। तो वही हुआ, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। यानी क्या कर दिया गया, जो पावर्स थी वो अब डिवाइड हो गई, किस में, जुडिशरी एंड
एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, जुडिशरी के लिए एक वहाँ पे न्यायिक सिस्टम बनाया गया। ठीक है, और जो जज था वो जज भी इलेक्ट होके जाता था। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के लिए मिनिस्टर्स बने जो कि काम का फैसला लेते थे। लेजिस्लेचर के लिए नेशनल असेंबली थी और राजा था। ठीक है, हाँ ये कि पहले तो ये तीनों पावर किंग के पास ही होती थी, मोनार्क के पास ही होती थी, बट अब वो पावर क्या हो गई, 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये पावर जो थी इनमें बांट दी गई। सो दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इस सिस्टम ने क्या कर दिया, फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया। अब आपकी बुक में एक चार्ट बना है। ठीक है, तो देखो उसने क्या किया है, देखो सबसे पहले क्या है, पूरी जो जनता थी, ठीक है, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक थे एक्टिव सिटीजन्स और एक थे पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन वो थे जिनको वोट देने का राइट मिला और पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनको वोट देने का राइट नहीं मिला। अब वोट देने की कंडीशन क्या थी, पैसिव सिटीजन में कौन कौन थे, ऑल वुमेन, चाइल्ड सभी महिलाएं, बच्चे एंड मेन बिलो द एज ऑफ 25। ठीक है, अब जो 25 साल से कम उम्र के पुरुष थे उनको भी वोट देने का राइट नहीं मिला। अब वोट देने के राइट को पाने के लिए जो कंडीशन थी वो ये कंडीशन थी कि वो कम से कम इतना टैक्स देगा जितने 3 दिन की मजदूरी होती है। तो जो भी मैन, पहली बात तो वुमेन, चाइल्ड और 25 साल से नीचे के बंदे को तो राइट टू वोट मिला ही नहीं। ठीक है, और बाकी जो यानी कि 25 साल से ऊपर के जो मेल पर्सन थे, पुरुष थे, उनमें भी राइट टू वोट उन्हीं को मिला जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो थे टैक्स उन्होंने सरकार को दिया। ठीक है, उनको क्या किया, राइट टू वोट मिला। उनको क्या कहा गया, एक्टिव सिटीजन। तो 2.8 करोड़ 28 मिलियन की पॉपुलेशन में से कितने लोगों को राइट टू वोट मिला, 4 मिलियन, यानी कि 40 लाख लोगों को राइट टू वोट मिला। यानी कि 40 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने 3 दिन के बराबर की मजदूरी एज ए टैक्स उन्होंने पे कर दी, और बाकी जो हो गए वो पैसिव सिटीजन हो गए। अब ये एक्टिव सिटीजन ही वोट देकर क्या बनाएंगे, जुडिशरी, यानी कि जो जज होगा मेन। ठीक है, ये एक्टिव सिटीजन से ही वोट से क्या बनेगा, इलेक्टर्स। ठीक है, फिर जो कि कितने थे, लगभग 50,000। उससे ऊपर जो थी वो थी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में कितने मेंबर थे, 745। ठीक है, अब एक्टिव सिटीजन से इलेक्टर बनने के लिए, इलेक्टर से नेशनल असेंबली में जाने के लिए जो कंडीशंस थे वो वोटिंग भी थी, प्लस में उनका हाई पेड टैक्स पेयर भी होना चाहिए था। यानी कि जितना अधिक टैक्स पे आप करेंगे उतना ही आपका दर्जा ऊंचा होता चला जाएगा। तो नेशनल असेंबली में कितने मेंबर थे, 745। अब ये किसको कंट्रोल करते थे, किंग को, और जो मिनिस्ट्रीज बनी थी, ठीक है, मिनिस्टर्स को, राजा को, और जो मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, उनकी शक्तियों को कंट्रोल कौन करता था, नेशनल असेंबली। तो देखा जाए एक ठीक ठाक सा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था वो वहाँ लग गया था। ठीक है, यानी कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इलेक्टर्स चुने, उनसे नेशनल असेंबली बनी। नेशनल असेंबली किंग और मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती थी, इन्हीं से चुन के जज गए थे। तो यानी कि जो सिटीजन हैं उन्हीं में से ही पावर्स जो थे वो एक्वायर की गई थी। क्लियर? तो ये आपके लिए जो नेक्स्ट पैरा है ये सारा डिस्कस ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 11 पे। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन। तो यहाँ ऊपर एक पिक्चर दी गई है। ठीक है, इस पिक्चर में क्या है,
एक चार्टर ऑफ मैन है, उसके ऊपर दो वीमेन की पिक्चर है। एक विंग्ड वीमेन है जिसके पंख लगे हुए हैं, एक रेड ब्लू कलर में वाइट कलर में पहने हुए कपड़े पहने हुए वुमेन हैं, ठीक है, जो कि फ्रांस के उस समय के राष्ट्रीय रंगों में से एक थे। तो ये जो चार्टर ऑफ मैन है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन ए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, यानी जीने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को राजा अपनी मर्जी से मारने का हुक्म नहीं दे सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, सोचने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, एंड वर इस्टेब्लिश एंड नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स। तो ये जो थे ये नेचुरल और इनएलिनेबल यानी कि जिनको वापस नहीं लिया जा सकता, जिनको नहीं हम ख़त्म कर सकते, ठीक है, इस तरह के राइट्स थे। So they belong to each human being by birth and couldn't be taken away. So it was the duty of the state to protect each citizen's natural right. ठीक है, और ये राज्य की जिम्मेदारी थी कि वो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। उसका नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ सिंबल्स दिए हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में कुछ क्वेश्चन ऐसे आने का चांसेस रहता है, जो नया पैटर्न है उसमें पिक्चर देते हैं, पिक्चर को आपको डिफाइन करना पड़ता है, बताना पड़ता है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर द ब्रोकन चेन, यहाँ पे टूटी हुई बेड़ियाँ हैं, ठीक है, और वो क्या दिखा रहे हैं, वो दिखा रही हैं फ्रीडम को, आज़ादी को, यानी कि बेड़ियाँ टूट चुकी हैं, चेन्स आर नाउ ब्रोकन। So chains were used to fetter slaves. A broken chain stand for the act of becoming free. पहले बहुत लोग गुलाम थे या गुलामों की तरह ज़िंदगी जीते थे, जो कि स्पेशली गांव में किसान थे जो कि लैंडलॉर्ड्स के अंडर रहते थे। सो नाउ द ब्रोकन चेन वाज सिंबलाइज एज बिकमिंग फ्री, आज़ादी का सिंबल बना, ठीक है। द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसिस, ठीक है, यानी कि एक बंडल जिसमें बहुत सारी छड़ियाँ हैं, वो क्या था, यूनिटी इन स्ट्रेंथ, एकता में बल है। So one rod can be easily broken but not an entire bundle. Strength lies in unity. तो ये आप सबको पता ही है, ठीक है। एक बार छड़ी को तो कोई भी तोड़ दे, बट जब वो बहुत सारी होंगी तब नहीं तोड़ सकते उनको। एंड आई विद इन द ट्राइंगल, एक क्या है, यानी कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उसके अंदर क्या बना हुआ है, आँख बना हुआ है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, ठीक है, अभी ये दिखा रहा है कि उसके आसपास कुछ किरणें दिखाई गई हैं ऐसे, ठीक है। ये दिखाता है रे ऑफ हॉप्स को, यानी कि आशाओं की किरणें। द आई विद इन ए ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, द रे ऑफ सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये ज्ञान की आँख है जो कि अंधेरा दूर कर देंगे, जो अज्ञानता का अंधेरा है, ठीक है, उसको दूर कर देंगे। द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस। उसके बाद आता है स्केप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, जो एक डंडा है, सोने का डंडा है जो कि शाही पावर को दिखाता है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स अ रिंग, यानी सांप जो है अपनी पूंछ को ही खाने में खा रहा है, और वो क्या है, गोल शेप में है, ठीक है। ये क्या दिखाता है, ये इटर्निटी को दिखाता है, यानी अनंतता को दिखाता है। सिंबल ऑफ इटर्निटी, अ रिंग हैज़ नेदर बिगिनिंग नॉर एंड, यानी ना तो रिंग कभी ख़त्म होती ना ही कभी शुरू होती। अब कोई गोल चीज़ है, ठीक है, ये आप इसको कहाँ है, आप क्या कहेंगे, ये कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है, यहाँ से यहाँ, यहाँ नहीं कह सकते आप, ठीक है। गोल चीज़ को हम ख़त्म या शुरू नहीं मान सकते। उसका नेक्स्ट है रेड कैप, ठीक है, रेड फ्रीजियन कैप, कैप वॉर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। जब एक गुलाम आज़ाद हो जाता है तो वो रेड कैप पहनना शुरू कर देता था, जो सिंबल था कि वो अब आज़ाद हो गया है। ब्लू, वाइट एंड रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ये उस टाइम के नेशनल कलर्स थे फ्रांस के। एंड द विंग्ड वुमेन पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, जो पंखों यानी कि पंख लगी महिला, वो क्या दिखा रही है, वो कानून को दिखा रही है, कानून की देवी कह सकते हैं आप, या पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ। द लॉ टेबलेट, द लॉ इज़ सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, ठीक है, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बना हुआ है। तो बेटा आज की जो वीडियो है, आज का जो अपना लेक्चर है, उसमें हमने यही किया, यानी कि संघर्ष कैसे शुरू हुआ, हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड एंड हाउ फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा,
ठीक है। एक्सप्लेन द कॉर्सेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस के जो रेवोल्यूशन है वो किन घटनाओं से शुरू हुआ, ठीक है, जो अपने पहले टॉपिक से था। फिर दूसरे टॉपिक से 2.1 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, हाउ फ्रांस वॉज बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रांस जो था वो संवैधानिक राजतंत्र कैसे बन गया। एक एक मार्क में क्वेश्चन आएंगे, ये जो सिंबलाइज हमने किए हैं, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।